मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं ना देश के नागरिकों, मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। बहुत से लोग तो मुझे जानते तक नहीं होंगे, और जो लोग जानते होंगे वो शायद ये नहीं जानते कि मेरे निर्माण के प्रारंभ से गंतव्य तक का सफ़र कैसा रहा। जिस प्रकार एक शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया के पीछे उसके निर्माता का 9 महीने का संघर्ष छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे निर्माण के पीछे भी मेरे निर्माता निर्मात्रियों का 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का संघर्ष छिपा है। उसी के बाद 26 नवंबर सन 1949 को मेरा जन्म हुआ। परंतु क्या यह संघर्ष मात्र लगभग 3 वर्ष का ही रहा, या इस संघर्ष के पीछे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो अध्याय जो किसी से अछूते नहीं रहे, और उनमें भी महिलाओं वीरांगनाओं के योगदान जब हम देखेंगे तो गर्व से शीश ऊंचा हो उठेगा। आइए देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक महिलाओं का योगदान। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। माँ, एक बात याद आई। हाँ बेटा बोलो। माँ, तुम्हें पता है 26 जनवरी को मेरे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जिसका शीर्षक है भारत की वीरांगनाएं। माँ, इसमें बिपाशा रानी पद्मिनी बनी है, निधि अहिल्याबाई होलकर बनी है, और माँ तुम्हें पता है मैं क्या बनी हूँ? क्या बनी हो? माँ, मैं झांसी की रानी बनी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अच्छी बात तो है, और टीचर ने भी मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन माँ, मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई कि माँ उन्हें मर्दानी क्यों कहते थे? बेटा, रानी के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी ने ही मर्दों का चोला पहनकर आगे बढ़कर अंग्रेजों से युद्ध किया और प्रण किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो माँ, सोचने की बात ये है कि अगर झांसी की रानी ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो एक जनानी लड़ी, तो क्यों ना हम इसे यूं बोले कि खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह मेरी नन्ही झांसी की रानी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। है ना माँ? अच्छा माँ, जैसे झांसी की रानी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वैसे भारत की और भी वीरांगनाएं थी ना जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। हाँ, भारत भूमि तो वीरांगनाओं की जननी है। यहाँ एक से एक वीरांगनाएं हैं जिन्होंने कभी भारत को झुकने नहीं दिया। तो माँ, मुझे प्लीज उनके बारे में भी बताओ ना। ओह नो बेटा, देखो अपनी दीदी से पूछो ना। दी, मुझे भारत की वीरांगनाओं के बारे में बताओ ना। तो आओ तुम्हें बताते हैं। कण कण में गूंज रही भारत की वीरांगनाओं की गाथा, आओ गुणगान करें उनका जिनसे है धन्य भारत माता। गर्दाशनिकों में ढूंढेंगे गार्गी मैत्री मिल जाए, हर युग में याज्ञवल्क्यों को दर्शन का ज्ञान वो सिखलाएं। साहस और शौर्य को भरना हो डरते बुझते जनगण मन में, तो जीजा मासी कोई नहीं जो वीर शिवाजी को जन दे। शिक्षा अग्नि को वायु दे, महिलाओं को शिक्षा दिलवाए, वो युग तरंगी माँ मेरी सावित्री बाई कहलाए। गर नियम बनाने पर आए तो संविधान तक लिख डाले, वीरता के अनगढ़ किस्से इतिहास को सिखला दे। शौर्य और संघर्ष की वीर गाथा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मातृभूमि की आन बान शान को बचाने में अपनी जान की बाजी लगाई, और उन्हीं के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है जो भारतवासियों ने आजाद भारत में चैन की सांस
आबाद कवे कूचो कूचो पन्नारी जामण सागण आही प्रतापरी मां भागण जौहर री जागी आग अठे रण मिल गया राग विराग अठे तलवार गिरण खेता में इतिहास मंड्यो डारेता में चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी वो जोधो दुर्गा दास जबर भिड़ली नी दिल्ली शू टक्कर ही कूक झलमियो भामासा गाना दी पूरी मनलासा धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। जिस तरह गर्भवत शिशु के लिए उनके निर्माता खान पान रहन सहन इत्यादि के लिए नियम कायदों का ध्यान रखते हैं ताकि एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके, ठीक उसी प्रकार संविधान के निर्माताओं ने भी कई तरह के नियम कायदों प्रावधानों का समावेश संविधान में किया, जिससे देश का शासन प्रशासन तो चले ही साथ आम नागरिकों को भी मूल अधिकार एवं अन्य कानूनी अधिकारों की प्राप्ति हो सके। तो आइए देखते हैं संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान की एक झलक, जिसमें उस समय के संविधान सभा के कुछ दृश्यों को चलायमान रूप से प्रदर्शित किया है। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। भारत के संविधान यानी मेरे निर्माण की प्रक्रिया संविधान सभा की प्रक्रियात्मक बहस के बाद शुरू हुई। बहस में विभिन्न सदस्यों ने, मेरे निर्माता निर्मात्रियों ने अपने अपने योगदान दिए। उन्हीं योगदानों में से महिलाओं के योगदानों को चलायमान रूप से प्रदर्शित करती हुई सभा आप देख रहे हैं। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। मातृभूमि को नमन करते हुए सभा की कार्यवाही को चलायमान करने का निर्णय लिया गया और ऐसे में मेरी निर्माता सुचेता कृपलानी ने मातृभूमि की वंदना का गीत वंदे मातरम गाकर सभा का शुभारंभ किया। अब मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी जी से आग्रह करूंगा कि वह राष्ट्रगीत गाकर सभा का शुभारंभ करें। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। मेरे देश की एक अलग पहचान बनाने के लिए सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की ज़रूरत को समझा और इसी फहरिस्त में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। सभा की कार्यवाही को प्रवहमान करते हुए मेरी निर्माता श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज सभापति महोदय को समर्पित करते हुए कहा। अब मैं श्रीमती हंसा मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वह राष्ट्र ध्वज देकर सभा को संबोधित करें।
हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए बलिदान दिया। आज हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आजादी की निशानी तिरंगा देते हुए अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम एक विकसित देश बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे और भारत को देशों का देश बनाने के लिए काम करेंगे। पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिले, इसके लिए भी हंसा मेहता जी ने सदन में आवाज उठाते हुए कहा, महोदय, पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इससे हम समाज में एक समानता की नींव रख पाएंगे। भारतीय संविधान यानी मेरे निर्माण में जो महत्वपूर्ण पड़ाव सामने आए, उन्हीं पड़ावों में से एक था महिला सशक्तिकरण का पड़ाव। आधी आबादी को के साथ न्याय करना, उन्हें समानता देना आधुनिक भारत के लिए नामुमकिन जैसा साबित हो रहा था और उसी नामुमकिन कार्य को मुमकिन बनाने का कार्य किया मेरी निर्माता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, जिन्होंने सभा में कहा, I shall now request Bulbul-e-Hind, Nightingale of India, to address not in prose but in poetry. मिस्टर चेयरमैन, जिस लहजे में आपने मुझे पुकारा है वह अपने आप में कविता में अंदाज है। इससे मुझे एक कश्मीरी कवि की चंद पंक्तियाँ याद आती हैं, जिन्होंने कहा था, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। अभी अभी मेरी बहन हंसा मेहता ने सभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। इस अवसर पर मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगी। जब 42 देशों ने बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को भेजा और एक ध्वज परेड शुरू होनी थी, उस समय तक भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। यह क्षण मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु मेरे सुझाव पर कुछ महिला प्रतिनिधियों ने तिरंगा झंडा बनाने के लिए अपनी साड़ी की पट्टियां फाड़ दी, जिससे हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति में अपमानित न होना पड़े। हम भारत के लोग, जब कभी आप भारतीय संविधान यानी मेरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग कथन से होती है। पर क्या आप जानते हैं, हम भारत के लोक कथन को जुड़वाने में भी मेरी ही एक महिला सदस्य का योगदान रहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संप्रभु शब्द और हम भारत के लोक कथन को जुड़वाया मेरी निर्माता श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने। उन्होंने कहा, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, सर, मुझे लगता है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा मानना है कि प्रस्तावना में संप्रभुता का उल्लेख किया जाना चाहिए और इसमें हम भारत के लोक कथन को भी शामिल किया जाना चाहिए। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतवर्ष के आज़ाद होते ही यूं लगा कि जैसे बरसों का कोई सपना पूरा हो गया हो, परंतु बंटवारे की इस भयावह दर्द ने हमारे सपनों को पूरी तरह परवान न चढ़ने दिया। यकीनन भारतीय संविधान सभा के कुछ सदस्य भी उस बंटवारे से अत्यंत दुखित थे और उन्हीं में से मेरी एक सदस्य थी लीला रॉय, जिन्होंने संविधान सभा से इसलिए ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया। परंतु सभा की कार्यवाही को तो आगे बढ़ाना ही था, अन्यथा मेरा निर्माण कैसे होता, और मेरा निर्माण नहीं होता तो भारत देश का विकास किस तरह पूरा होता। परंतु क्या आपको नहीं लगता कि भारत के विकास में गांवों का भी योगदान होना चाहिए? जी हाँ, मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण में ग्रामीण विकास को भी स्थान दिया जाए। इस बात को मेरी निर्माता मालती चौधरी ने सभा में पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने कहा, अब मैं श्रीमती मालती चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। महोदय, मेरा ये मानना है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण में व्यस्त शिक्षा का अहम योगदान रहा है
और इसे संविधान में शिक्षा के अधिकारों के तहत जगह दी जानी चाहिए। शांत रहिए, सभा की गरिमा बनाए रखें। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं ना देश के नागरिकों, मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में महिलाओं को दोयम दर्जे का व्यक्ति समझकर उनका सदैव से ही शोषण किया गया, फिर चाहे वह विवाह संस्था के जरिए हो या फिर समान व्यवहार न देकर हो। परंतु भारतीय संविधान का निर्माण महिलाओं की समानता के बगैर कैसे हो सकता है? ऐसे में हिंदू कोड बिल को प्रस्तावित किया मेरे निर्माणकर्ता की कतार के अग्रतारे डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने सभा में कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी। मिस्टर चेयरमैन, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूं। यदि महिलाएं एकजुट हो जाएं तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। अतः मैं हिंदू कोड बिल को भारतीय महिलाओं के हित में बहुविवाह को समाप्त करने, बच्चे गोद लेने का अधिकार देने, संपत्ति में अधिकार देने एवं पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी तलाक का अधिकार देने के पक्ष में प्रस्ताव पेश करता हूं। संविधान के शिल्पकार बाबा साहब के कथन के अनुसार कुछ सालों बाद ही सही हिंदू कोड बिल के अधिकांश प्रावधानों को हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के रूप में संसद ने पारित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका श्रेय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। ये उनके ही प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय समाज में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हुए। हिंदू कोड बिल को समर्थन देते हुए मेरी निर्माता श्रीमती कमला चौधरी ने सभा में विचार प्रकट करते हुए कहा, अब मैं श्रीमती कमला चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। महोदय, मेरी व्यक्तिगत भावना ये है कि ये हिंदू कोड बिल हमारे भारतीय समाज की प्रगति की राह में एक प्रकार से रामबाण साबित होगा और इससे हमारी उन महिलाओं को लाभ पहुंचेगा जिन्हें आज भी निम्न स्तर पर रखा जा रहा है। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। महिलाओं की समानता के बारे में तो बात कर ली, परंतु भारत का विकास अल्पसंख्यकों के बारे में सोचे बिना कैसे हो सकता है? अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देना एवं धार्मिक संरक्षण की बात करते हुए मेरी निर्माता बेगम एजाज रसूल ने सभा में आवाज उठाई। अब मैं बेगम रसूल जी से आग्रह करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। जनाब सदर साहब, आज़ाद भारत के वो समुदाय जो दरकिनार हैं, क्या उनके हितों की रक्षा के लिए ये सभा कुछ नहीं कर सकती? जनाब, मैं ये नहीं कहती कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाए जाएं या धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने की भी मैं वकालत नहीं करती, पर मेरा ये मानना है कि सभी अल्पसंख्यकों को न्याय और समान अधिकारों की गारंटी दी जाए। मेरे देश के नागरिकों, आपने भारतीय संसद को तो देखा ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार को अमली जामा कैसे पहनाया जाए एवं भारतीय संसद का निर्माण कैसे हो? इस कथन का भी प्रावधान करते हुए एजाज रसूल ने कहा, जनाब सदर साहब, आई बेग टू मूव कि भारतीय संसद में एक प्रेसिडेंट हो और 2 सदन हो जिनके नाम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल, सूबों की सभा और जनसभा होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कोई भी विधेयक बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कानून नहीं बन सकता, ऐसा प्रावधान भी भारत के संविधान में होना चाहिए। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। जब मेरा निर्माण शुरू हुआ
तो मेरे निर्माताओं ने दलितों एवं वंचित वर्गों को भी भारत में सही एवं समान व्यवहार मिले, इसका प्रावधान मुझ में समावेशित किया। और उन्हीं में से मेरी एक सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन जी, जिन्होंने सभा में दलितों के साथ समान व्यवहार का प्रावधान रखते हुए कहा। दाक्षायणी जी। महोदय, अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म करने संबंधी प्रावधान को बिना स्थान दिए हम संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी एक सहपाठी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए बनाए गए फंड में कुछ राशि दान करने को कहा, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत आप जैसे लोगों की वजह से फल फूल रही है, इसलिए मुझसे पैसे मांगने की बजाय आपको खुद फंड इकट्ठा करना चाहिए। अतः मैं छुआछूत को खत्म करके अवसर की समानता को संविधान में जोड़े जाने का प्रस्ताव रखती हूँ। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। महिलाओं की बात हो गई, अल्पसंख्यकों की भी बात हो गई, परंतु बाल मजदूरी एवं महिला उत्पीड़न जैसे अभिशापों का क्या? इनका भी समाधान करने के लिए भारतीय संविधान में यानी मुझ में कुछ प्रावधान समावेशित करवाने का श्रेय भी मेरी निर्माता दुर्गाबाई देशमुख को जाता है, जिन्होंने सभा में कहा। अब मैं श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। महोदय, जब हमारा संविधान पशु, पक्षी एवं वनों तक के बारे में सोच सकता है, तो क्या हमारा संविधान युवकों एवं अनाथ बालकों के संरक्षण एवं शोषण मुक्ति के बारे में नहीं सोच सकता? क्या हमारी संविधान सभा इनके लिए कोई कानून नहीं बना सकती? धार्मिक स्थानों पर भी सभी समुदायों के प्रवेश को अनुमति दी जाए, इस विषय पर भी दुर्गाबाई जी ने आवाज उठाते हुए सभा में कहा। महोदय, मैं यह भी प्रस्तावित करना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों पर सभी समुदाय के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी से समाज में समानता की स्थापना हो सकती है। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। अब तो आप मेरे निर्माण की प्रक्रिया को जान ही गए होंगे। आज मेरा निर्माण चाहे जैसा भी हो, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, सभा के लिए यह अंदाजा लगा पाना नामुमकिन सा था। ऐसे में समय समय के हिसाब से भारतीय संविधान यानी मुझ में कुछ आमूल-चूल परिवर्तनों को कैसे समावेशित किया जाए और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर आवाज उठाते हुए मेरी ही एक सदस्या रेणुका राय ने सभा में कहा। श्रीमती रेणुका राय जी। महोदय, मेरे अनुसार आज हम जो भी संविधान बनाएं, हमारे लिए भविष्यवाणी करना संभव नहीं होगा कि भविष्य में ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित होगा या नहीं। इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि संविधान लचीला होना चाहिए। अतः मैं प्रस्तावित करती हूँ कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अगले 10 वर्षों के लिए साधारण बहुमत द्वारा संभव किया जाना चाहिए। संविधान सभा की मेरी निर्माता रेणुका राय के कथन अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया तो गया, साधारण बहुमत से ना सही परंतु विशेष बहुमत से। चलिए अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे प्रदर्शित करते हैं। आप जानते ही होंगे, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है शायद जिस पर किसी नागरिक का ध्यान ही नहीं जाता, परंतु भारतीय संविधान सभा के मेरे निर्माणकर्ता सदस्य भी इससे वंचित नहीं रहे। महिला सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करने का काम मेरी निर्माता राजकुमारी अमृत कौर ने किया। उन्होंने सभा में कहा। अब मैं राजकुमारी अमृत कौर जी से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। मेरे हिसाब से महिलाएं भारतीय समाज की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इकाई है। ना सिर्फ रस्मों रिवाज हम औरतों से बेरहमी का सलूक करते आए हैं, बल्कि कानून भी महिलाओं की मुखालफत में
लामबंद रहा है और आज भी है, किंतु महिलाओं ने अपने आप को कभी भी कानून के समक्ष अलग नहीं माना है और ना ही मानेंगे। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि कानून में समाज एवं शिक्षा के समक्ष हमें भी बराबरी का अधिकार मिले, क्योंकि यह हर इंसान का अधिकार है। मेरे निर्माण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी तो सभा में समानता के विषय पर चर्चा को किया गया। जब सभा में समानता पर चर्चा हुई तो ऐसे में जाति, धर्म एवं रंग के आधार पर समानता दिए जाने के प्रावधान को रखने की बात को रखा गया, परंतु लिंग के आधार पर समानता का क्या आप जानते हैं? लिंग के आधार पर समानता दिए जाने का प्रावधान भी अमृत कौर जी के अथक प्रयासों से ही जोड़ा गया। असमानता की बात करते समय हम लोग पुरुष और महिलाओं के बीच की असमानता क्यों भूल जाते हैं? जायदाद और विवाह के मसले पर तो पहले से ही पुरुष सत्ता हमारे सारे अधिकार छीन चुके हैं, किंतु ऐसे में मैं लिंग के आधार पर भी समानता दिए जाने का प्रस्ताव रखती हूँ। ज्यों-ज्यों भारतीय संविधान यानी मेरे निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो भारत केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना योगदान दे, इस बात को समझा गया। ऐसे में मेरी ही निर्माता श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने सभा में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के ऊपर बात को रखा। अब मैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। मिस्टर प्रेसिडेंट, भारत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को एकजुट करने के इस दौर में हम राष्ट्र को अलग करने की बातें नहीं कर सकते। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कार्य करना होगा जिसमें भारत एक योग्य भागीदार हो। आप सभी लोगों ने भारतीय सरकार को तो देखा ही होगा। भारतीय संविधान में सत्ता के केंद्रीकरण अर्थात केंद्र सरकार को मजबूती करने के प्रावधान को भी रखा जाए, इस बात को सभा में उठाया मेरी निर्माता एनी मैस्करीन ने। उन्होंने सभा में कहा, एनी मैस्करीन जी। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वह है सत्ता का केंद्रीकरण। विश्व में कोई भी राष्ट्र, कोई भी साम्राज्य बिना सत्ता के मजबूत केंद्रीकरण के नहीं टिक पाया है। अतः मुझे लगता है हमें सत्ता के केंद्रीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए एवं केंद्र सरकार को मजबूत बनाना चाहिए। मेरे देश के नागरिकों, क्या आप जानते हैं संपूर्ण विश्व में किसी भी देश में महिलाओं को पहली बार में समानता का अधिकार नहीं दिया गया, और ऐसे में जब मेरा निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान यानी मुझ में महिलाओं को समानता का व्यवहार दिए जाने का प्रावधान को रखा गया, और इस प्रावधान को भारतीय संविधान में समावेशित किए जाने का धन्यवाद दिया मेरी निर्माता अम्मू स्वामीनाथन ने, जिन्होंने सभा में कहा। अब मैं श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जी से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। सर, समान अधिकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे संविधान में शामिल करना भी अति महत्वपूर्ण है। अन्य देशों के लोग कहते हैं भारत ने अपनी महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए, पर अब हम ये कह सकते हैं भारत ने स्वयं अपना जब संविधान बनाया तो महिलाओं को देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर अधिकार दिए, जिससे महिलाएं भारत को महान देश बनाने में मदद करेंगी। अतः मैं संविधान को पारित करने का समर्थन देती हूँ। Those who agree with this say aye. आए। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ। मेरे नागरिकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मेरा निर्माण किस प्रक्रियात्मक बहस के बाद हुआ। इस संविधान सभा की इस बहस के बाद 26 नवंबर सन 1949 को मेरा जन्म हुआ। सभा में जब मेरा निर्माण पूरा हुआ
तो मेरे निर्माणकर्ताओं के अग्रतारे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सभापति महोदय को प्रदान किया। अरे माँ, तुम ये क्या देख रही हो? बेटा, ये है भारत की संसद। इस सभा में कानून बनाए जाते हैं। अच्छा माँ, यहाँ कानून बनता है। लेकिन माँ, एक चीज समझ नहीं आ रही, यहाँ पर महिलाएं इतनी कम क्यों नजर आ रही हैं माँ? हाँ बेटा, अब तक जो महिलाओं की संख्या कम थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया कि भारतीय संसद में महिलाओं को उचित अवसर मिल सके, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल को प्रस्तावित किया, जिसे हमने नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में पारित करके अपनाया है। क्योंकि एक नारी की असली वंदना यही है कि उसे उचित अवसर दिए जाएं, ताकि वह पंचायत से संसद तक अपनी बुलंद आवाज उठा सके।